हेलो डियर। तो जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूं। आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग के टर्मिनोलॉजी एंड डिफिनीशन के वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूं। इससे पहले 3 सब्जेक्ट का एक एक वीडियो आपको दे चुका हूं जो कि टर्म एंड डिफिनीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे समझेंगे। आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ, और यह चाइल्ड हेल्थ आपका चौथा सब्जेक्ट और आखिरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो पहले MSN 1 का, फिर MSN 2 का, फिर मेंटल हेल्थ का, फिर चाइल्ड हेल्थ का, इस तरीके से 4 सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होता है, 4 पेपर का। ठीक है, सेकेंड ईयर में। तो आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ देखते हैं। इसके बाद जो है फिर से जो है हम लोग क्या करेंगे, सोमवार से, ठीक है ना, सोमवार से फिर से दूसरा वीडियो जो है हम लोग इसका पार्ट 2 जो है सभी सब्जेक्ट का देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना है, तो 2 वीडियो तो कम से कम होना ही चाहिए इस पर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा दूंगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है बीनिंग क्या होता है। तो देखिए हम लोग समझते हैं बीनिंग। बीनिंग जो होता है, कहने का मतलब है कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए जन्म के बाद 6 महीने तक जो है सर्वोत्तम आहार माँ का दूध माना जाता है। ठीक है, माँ का दूध माना जाता है। लेकिन 6 महीने जो हो जाने के बाद, चूँकि बच्चे का डिमांड बढ़ जाता है उस समय, ठीक है, शरीर वृद्धि विकास के लिए जो है 6 महीने के बाद जो है माँ का दूध पर्याप्त नहीं हो पाता है। ठीक है ना, 6 महीने तक माँ का दूध पर्याप्त है बच्चे के लिए, लेकिन जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो फिर माँ के दूध पर्याप्त नहीं होता है बच्चे के पूरा पोषण के लिए। तो इसके लिए स्तनपान के साथ में थोड़ी थोड़ी ऊपर से भी जो आहार दिया जाता है बच्चे को, वही बीनिंग कहलाता है। देखिए बीनिंग का मतलब ये नहीं है कि स्तनपान को छुड़ा देना। ठीक है ना, स्तनपान तो चल ही रहा है, साथ में एक्स्ट्रा में थोड़े थोड़े बच्चा जो पोषण ले सके, जो बच्चा खा सके, वह थोड़ी थोड़ी ऊपरी आहार देना भी जो है बीनिंग कहलाता है। ये स्तनपान के साथ में होता है। बीनिंग का मतलब ये नहीं है कि स्तनपान को बिल्कुल छोड़ा ही देना, नहीं, स्तनपान के साथ में ऊपरी कुछ आहार देना बच्चे को, यही प्रक्रिया बीनिंग कहलाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनके शरीर का जो डिमांड है वह बढ़ जाता है, वृद्धि विकास का समय होता है, इसलिए इस समय पोषण का डिमांड बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में माँ का दूध जो है आपके पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए ऊपरी आहार देना चाहिए 6 मंथ में, और यही बीनिंग कहलाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, समझिएगा। चीज़ों को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहीं भी चीज़ों को आप समझ लीजिएगा तो उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा है कृत्रिम पोषण। आर्टिफिशियल फीडिंग कहने का मतलब होता है कि माँ के दूध से बच्चे को पोषण प्राकृतिक पोषण कहलाता है। माँ का दूध जो है वह प्राकृतिक पोषण है। ठीक है, लेकिन जब माँ के दूध से पोषण न करके ऊपरी आहार एवं माँ के दूध के प्रतिस्थापक ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट दिए जाते हैं तो इसे कृत्रिम पोषण कहते हैं। कृत्रिम पोषण कहने का मतलब होता है माँ का दूध है वह आपका प्राकृतिक पोषण है, ठीक है, बच्चे के लिए, लेकिन जब माँ के दूध के जगह पर कोई अलग बाहरी आहार दिया जाए, या माँ के दूध के जगह पर कोई दूसरा बाज़ार में बिकने वाले प्रोडक्ट वाला दूध दिया जाए, तो वही जो है कृत्रिम पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी माँ के दूध जो है वह प्राकृतिक है, और माँ के दूध के जगह पर अगर कोई बाज़ार में बिकने वाला दूध या बाज़ार में बिकने वाला कोई अन्य प्रोडक्ट बच्चे को दिया जाता है तो वही आर्टिफिशियल कृत्रिम पोषण कहलाता है। ठीक है, तीसरा है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक जो होता है यह अंडर 5 यानी 5 साल के अंदर के बच्चे के लिए होता है। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक जो होता है 5 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल से संबंधित यह क्लिनिक है। ठीक है, इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कोई भी क्लिनिक होता है उसमें बेसिकली यही 3 तरह के सेवा दिया जाता है, एक नैदानिक, एक उपचारात्मक और एक सुरक्षात्मक। ये 3 प्रकार के जो है आपको सेवा क्लिनिक में मिलता है। ठीक है ना, तो अंडर 5 क्लिनिक में भी 5 वर्ष तक के बच्चे को नैदानिक, उपचारात्मक, सुरक्षात्मक प्रकार के स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे निर्बल
बच्चे जो है दुर्बल यानी कमज़ोर समूह के होते हैं, फटाक से जो है इनको कोई बीमारी पकड़ लेता है, फटाक से जो है ये इनका शरीर कमज़ोर होता है। इसलिए जो है इनको मदद के लिए, इनको सेवा के लिए खास अस्पताल क्लिनिक की ज़रूरत होती है, तो वह अंडर 5 क्लिनिक ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है। चौथा है यहाँ पे आमाशय छिद्रन, मध्यांत छिद्रन, ठीक है, गैस्ट्रोएस्टोमी, जिज्नोएस्टोमी। ठीक है, एस्टोमी का मतलब होता है छिद्रन करना, ठीक है, छिद्र करना। गैस्ट्रो और जिज्नो, जिज्नो का मतलब होता है जो जेजुनम होता है उसमें, और गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट में, ठीक है, और एस्टोमी मतलब होता है छिद्र करना। तो अब इसमें देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे समझ लीजिए, जब बालक के ऊपरी आंतरीय मार्ग या समान मार्ग, देख लीजिए, समान मार्ग की जब शैल क्रिया होती है, क्रिया या अन्य किसी परेशानी के कारण पोषण को आमाशय एवं आंतों तक पहुंचाना संभव नहीं होता है, तब गैस्ट्रोस्टोमी एवं जिज्नोस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग की जा सकती है। गैस्ट्रोस्टोमी, जिज्नोस्टोमी कहने का मतलब है कि एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा का जो ऊपरी मार्ग है या जो नॉर्मल मार्ग है भोजन करने का, जैसे हम लोग मुंह से निगलते हैं तो वह आहार नाल से होते हुए, ठीक है ना, आहार नाल से होते हुए आमाशय में आता है, आमाशय से होते हुए आपके आंत में जाता है, ठीक है, पचने के बाद, और फिर जो है आपके चला जाता है मलाशय में। लेकिन बच्चा जब ऊपरी मार्ग से या समान मार्ग में कोई शैल क्रिया हो या अन्य कोई परेशानी हो जिसकी वजह से बच्चा जो है आमाशय एवं आंतों तक जो है भोजन पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। अब जब नॉर्मल मार्ग से करेंगे ही नहीं, ठीक है, नॉर्मल मार्ग में कोई सर्जरी है या कोई प्रॉब्लम, अन्य प्रॉब्लम है जिससे पोषण जो है आमाशय तक पहुंचेगा ही नहीं, आंतों तक पहुंचना संभव ही नहीं है, तो उस स्थिति में डायरेक्ट जो है पेट के ऊपर यानी आमाशय के ऊपर गैस्ट्रोटोमी या जिज्नोस्टोमी छिद्र करके डायरेक्ट जो है एक स्टोमा लगा दिया जाता है छिद्र पर, और उससे डायरेक्ट जो है आमाशय और पेट में फीडिंग पहुंचता है डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए, पांचवा यहाँ पे है एनीमा। एनीमा जो होता है यह एक प्रकार का जो है आपके रोगी की आंत की सफाई हेतु मलाशय द्वारा प्रविष्ट कराना अथवा औषधि या पोषण प्रवेश करवाना ही एनीमा देना कहलाता है। देखिए, एनीमा जो होता है वह मल के रास्ते से, ठीक है, मल द्वार से, ठीक है ना, मल द्वार से जो है यह शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। अब यह एक लिक्विड, यह एक तरल के रूप में होता है, समझ गए। जो घोल तैयार किया जाता है वह बेसिकली या तो आंत के सफाई करना हो, ठीक है, कब्ज हो गया हो तो, या फिर कोई औषधि देना हो, या कोई तरल अंदर प्रवेश कराना हो, ठीक है, या फिर पोषण भोजन के पर्पज से देना हो, तो मल द्वार के रास्ते यह प्रविष्ट कराया जाता है एनीमा। ठीक है, छोटे बच्चों को भी एनीमा बड़ों के तरीके से ही दिया जाता है। बच्चों को दिए जाने वाले एनीमा में द्रव की मात्रा बड़ों की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो एनीमा चाहे बच्चा हो चाहे वो सियाना हो, प्रोसेस सेम होता है, बस जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, द्रव तैयार करते हैं एनीमा देने के लिए, उसमें वयस्कों का मात्रा ज़्यादा होता है, बच्चों की मात्रा कम होती है। ठीक है, यही आपका एनीमा हो गया। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। छठा है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी कहने का मतलब होता है प्रकाशीय चिकित्सा। फोटोथेरेपी का मतलब प्रकाशीय चिकित्सा। ठीक है, फोटोथेरेपी या प्रकाश चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसमें शिशु को खुले नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ। प्रकाशीय चिकित्सा तब दिया जाता है जब कोई बच्चा जन्म लिया और उससे जो है बिलिरुबिन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉन्डिस वाला बच्चा है, तो उस स्थिति में उसे एक उपकरण होता है फोटोथेरेपी के, उस फोटोथेरेपी के उपकरण में रखा जाता है, और बच्चा के जो उपकरण होता है उसमें रखने के बाद उस पर एक नीले कलर का प्रकाश जो है डाला जाता है। ठीक है, इसमें होता यह है कि बिलिरुबिन का प्रकाश भंगुरन होता है, यानी बिलिरुबिन जो है वह टूट कर पिघल कर वह निकलता है नीले प्रकाश के कारण। ठीक है, जो अब ये जो बिलिरुबिन होता है ये त्वचा में जमा रहता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से बिलिरुबिन को घुलनशील हानिकारक पदार्थ में बदल देता है यह प्रकाश, जो गुर्दों द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। मैं आपको समझा दूँ, फोटोथेरेपी
यह एक उपकरण के सहायता से, ठीक है ना, प्रकाशीय चिकित्सा बच्चे को दिया जाता है। जब बच्चों के बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ये बिलिरुबिन जो है स्किन के साथ चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो होता यह है कि फोटोथेरेपी में जब बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं तो उस पर ब्लू नीला प्रकाश पड़ता है। उस नीला प्रकाश में थोड़ा सा वाइट प्रकाश के ट्यूब का भी मिक्स किया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नीला प्रकाश बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए उसमें एक आध ट्यूब जो लगाया जाता है लाइट का, वह वाइट कलर का भी डाल दिया जाता है ताकि ब्लू का प्रभाव सिर्फ न रहे, ठीक है। अब ये क्या करता है, ब्लू प्रकाश मिलके जो बॉडी में जमा हुआ बिलिरुबिन है उसको क्या करता है, घुलनशील बना देता है, और शरीर से बाहर जो है जब घुलनशील हो जाता है तो किडनी उसे उत्सर्जन कर देता है, ठीक है। तो यही प्रकाशीय चिकित्सा होता है। ओके, 7वां है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर आप लोग देखते होइएगा कि लोग कहता है कि बच्चा को शीशा में रखा गया है, तो बेसिकली वो शीशा एक प्रकार के यही इनक्यूबेटर ही होता है, ठीक है ना, जिसमें बच्चे को रखा जाता है। तो जब बच्चा जन्मता है, नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु को स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर कहलाता है। इनक्यूबेटर क्या है, एक उपकरण है, ठीक है। यह उपकरण है जो बच्चे को स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है, बच्चे को गर्म प्रदान करता है, बच्चे को आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। और यह एक यांत्रिक उपकरण जो है यही इनक्यूबेटर कहलाता है। जब बच्चा बाहरी जीवन में जो है गर्म नहीं, बच्चे का टेम्परेचर कम जाता है, बच्चे जो है अस्थिर है, बच्चा जो है वातावरण में सुरक्षित नहीं है, तो उसे इसी इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है, ठीक है। यह नवजात शिशु को उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। इनक्यूबेटर जो है यह बच्चे को आवश्यक देखभाल प्रदान करता है, ठीक है। इसमें शिशु नग्न अवस्था में पाला जाता है। वह शिशु की ज़रूरत के अनुसार तापमान व आर्द्रता कम व ज़्यादा किया जा सकता है। अब इस इनक्यूबेटर में बच्चे को नग्न रखा जाता है, ठीक है। और इस इनक्यूबेटर के अनुसार बच्चे को जितना तापमान, जितना आर्द्रता चाहिए आप इस उपकरण से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यही इनक्यूबेटर होता है, ठीक है। 8वां यहाँ पे है अपरिपक्व शिशु, द प्रीमेच्योर इन्फेंट। अपरिपक्व शिशु कहने का मतलब है कि जो समय बनाया गया है गर्भ का 280 दिन, ठीक है, या 40 सप्ताह, समझ गए, तो ये नॉर्मल बनाया गया है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे कि 37 से लेकर 40 सप्ताह तक अगर बच्चा का जन्म इस पीरियड के अंदर होता है मतलब वह नॉर्मल माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चा जब 37 सप्ताह से पहले जन्म ले लेता है तो उसी बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, द प्रीमेच्योर इन्फेंट कहते हैं, अपरिपक्व शिशु कहते हैं। क्योंकि 37 सप्ताह से पहले जन्मे बच्चा अपरिपक्व होता है, ठीक है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसीलिए अपरिपक्व शिशु कहते हैं। 9वां है कम वजन वाला शिशु, लो बर्थ वेट बेबी। कम वजन वाला शिशु का कहने का मतलब है कि ऐसा शिशु जिसका जन्म के समय वजन 1500 से लेकर 2500 यानी 2500 ग्राम तक होता है, यानी 1.5 केजी से लेकर 2.5 केजी तक होता है, तो इसे हम लोग लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। जैसे ही 2500 ग्राम यानी 2.5 केजी से ज़्यादा वजन होगा तो यह लो बर्थ वेट बेबी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज़ें 1500 से कम कहेगा, 1500 से कम वजन वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, ठीक है। लो के बाद वेरी लो हो जाता है 1500 से कम में, ओके। 10वां है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस कहने का मतलब है कि हमारा टॉन्सिल होता है, क्या होता है, टॉन्सिल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टॉन्सिल होता है, देख लीजिए टॉन्सिल। ये टॉन्सिल जो होता है गला में होता है, हमारा गला मुंह के पीछे होता है, ठीक है, जो हमारा मुंह का आखिरी भाग होता है ना वहीं पे टॉन्सिल होता है अंदर से। तो कहता है टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल का प्रदाह कहलाता है। मुख गुहा ओरोफेरिंक्स में स्थित टॉन्सिल में संक्रमण द्वारा प्रदाह व सूजन ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है चाइल्ड एब्यूज।
चाइल्ड एब्यूज कहने का मतलब है बाल शोषण। अभिभावकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक, मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार करना बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहलाता है। बाल शोषण किसी के द्वारा भी हो सकता है, चाहे कोई अभिभावक है, माता पिता है, कोई रिश्तेदार है या आसपास के कोई व्यक्ति है, जिसके द्वारा व्यक्ति के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना ही वह एक बाल शोषण कहलाता है। यह दुर्व्यवहार उस बच्चे के साथ शारीरिक रूप से भी हो सकता है, जैसे मारपीट करना, लैंगिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे बच्चे के साथ में जो है गलत जो है तरीका अपनाना, भावनात्मक इमोशनली भी हो सकता है, मेंटली टॉर्चर भी हो सकता है। और ये सब दुर्व्यवहार बच्चे के साथ अगर आप कर रहे हैं मतलब आप बाल के शोषण कर रहे हैं, चाइल्ड एब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है शय्यामूत्रण या बिस्तर गीला करना, एनुरेसिस या बेड वेटिंग, ठीक है। बिस्तर गीला करना, बिस्तर गीला करते हैं जो उसे शय्यामूत्रण या बिस्तर गीला करना कहते हैं। समान सी समस्या है। 5 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चे, यदि यह अधिकतर बच्चों में पाई जाने वाली एक जो है सामान्य समस्या है, जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, ठीक है। नींद में जो है बच्चे जो है बिस्तर पर क्या कर देते हैं, बिस्तर पर जो है आपके मूत्र त्याग कर देते हैं, बिस्तर को गीला कर देते हैं, यही एनुरेसिस कहलाता है या बेड वेटिंग कहलाता है, ठीक है। यह जो है 5 वर्ष से अधिक के आयु वाले, 5 वर्ष तक के बच्चे तो नॉर्मल है, वो आपके बेड पर कर ही देंगे, तो उसके लिए क्या रखना है। लेकिन यह जो है 5 वर्ष से अधिक के आयु में बच्चे में यह एनुरेसिस पाया जाता है, जो बेड पर ही जो है यूरिन का त्याग कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है PEM, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण। ऐसा कुपोषण जिसमें प्रोटीन भी और एनर्जी भी दोनों के कमी के कारण होता है, वही प्रोटीन एनर्जी माल कुपोषण कहलाता है, ठीक है। यह वह चिकित्सीय स्थिति है जो प्रोटीन की कमी व ऊर्जा की कमी अपर्याप्त फलस्वरूप होती है। यह कुपोषण 2 प्रकार का होता है, एक क्वाशक्योर और एक मरासमक, जिसे सूखा रोग कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सीधा सीधा मतलब है कि यह एक ऐसी कुपोषण है, यह एक ऐसी चिकित्सीय अवधि है, चिकित्सीय स्थिति है, मेडिकल स्थिति है, जहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की अपर्याप्त मात्रा में कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप जो है यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है, ठीक है। 14 है पाइका। पाइका क्या होता है, देखिए पाइका जो है मृदा पारक भक्षण इसे कहते हैं। यह एक प्रकार का गलत जो है बच्चे के द्वारा खाया जाने वाला अप्राकृतिक चीज़ों को एक खाया जाने वाला समस्या है। मृदा पारका भक्षण पाइका यह अप्राकृतिक वस्तुओं जैसे मिट्टी, चौक, साबुन, क्रेयॉन्स आदि को खाने की आदत को पाइका अथवा जियोफेजिया कहते हैं। पाइका में होता यह है कि बच्चा जो होता है राख खाएगा, मिट्टी खाएगा, साबुन खाएगा, चौक खाएगा, क्रेयॉन्स खाएगा, मतलब जो चीज़ें खाने का नहीं है वह चीज़ें खाने का चेष्टा करेगा या खाता है, इसकी आदत उसे होती है। इसी को हम लोग पाइका बोलते हैं, जियोफेजिया बोलते हैं, ठीक है। देखते होइएगा अक्सर बच्चा जो है चुरा के मिट्टी, राख, ईंट, ठीक है, चौक, जो भी उसे मिल जाए फालतू का चीज़ वो खाने लगता है, और यह एक आदत होता है जिसे पाइका कहते हैं, ठीक है। आज का आखिरी और यहाँ पे 15 नंबर का है बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है। बाल अपराध क्या है इसके बारे में बताना है। बाल अपराध 18 वर्ष से छोटे बच्चों द्वारा सामाजिक या कानूनी अपराध अथवा गलत व्यवहार बाल अपराध कहलाता है। हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उम्र की सीमा 16 वर्ष है, ठीक है, अर्थात 16 से 18 वर्ष के बच्चों को वयस्क मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसीलिए देखते हैं कि कोई बच्चा अगर अंडर 18 रहता है तो उसे नाबालिग मानकर उसे थोड़ा मोड़ा सज़ा देकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना।
तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी जो होता है यह बाल अपराध होता है, यानी 18 वर्ष से कम के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें बाल माना जाता है। और इस स्थिति में वह कोई ऐसे काम करते हैं जो समाज और कानून के खिलाफ में होता है, वह एक अपराध होता है, या फिर ऐसे गलत व्यवहार करते हैं जो अपराध के श्रेणी में आता है, तो उस मामले में इसे बाल अपराध कहते हैं। इस स्थिति में अगर कोई 18 से कम वाला किसी का हत्या कर देता है, तो इस स्थिति में 16 से 18 मानकर हत्या के केस में उसको जो है कार्रवाई की जाती है। हत्या के अलावा अगर कोई काम किया रहता है तो फिर उसे बाल सुधार गृह या थोड़ा सा इधर उधर रहकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, नाबालिग मानकर। ओके, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आप सभी को करा दिया। 15 जो है मैंने यहाँ पे आज करा दिया। इस पहला वीडियो आपका यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ का समाप्त होता है। धन्यवाद।